नमस्ते। आज आप सबके सामने बहुत ही रोचक विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। हो सकता है कुछ के लिए बोरियत का विषय भी हो, क्योंकि इतिहास शब्द का नाम जहाँ भी आता है लोग इतिहास से बोर होते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन साहित्य के विद्यार्थी के लिए इसलिए ज़रूरी होता है कि वर्तमान में साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ समाज में और साहित्य में प्रचलित हैं, उनके पहले साहित्य की कैसी प्रवृत्तियाँ रही हैं, कैसे रचनाएं रही हैं, समाज ने उनको किस हद तक प्रभावित किया है या समाज को उन रचनाओं ने किस हद तक प्रभावित किया है, ये सब एक सजग साहित्यिक विद्यार्थी को जानने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि इतिहास हमें पुरानी घटनाओं से नई सबक देता है और भविष्य का रास्ता तय करता है। इसलिए ज़रूरी है कि इतिहास का अध्ययन किया जाए और साहित्यिक विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य को ठीक से समझने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन बहुत ज़रूरी है और अत्यावश्यक है। इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के प्रयास बहुत सदियों पहले ही आरंभ हो गए थे। 84 वैष्णव की वार्ता में इस तरह की रचनाओं का संकलन मिलता है जिसमें साहित्य के इतिहास के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु विद्वानों ने उसे हिंदी साहित्य के इतिहास का दर्जा नहीं दिया। इसलिए अब सबसे पहले अगर हम बात करें जिसको लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में माना है, स्वीकार किया है, उन सब में सबसे पहले विद्वान जो हैं वो हैं फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास का जो ग्रंथ है उनका नाम है इस्तवार द ला लिटरेरात्यूर हिंदुस्तानी। ये सन 1839 ईस्वी में लिखा गया था और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया। गार्सा द तासी ने बहुत से कवियों की रचनाओं का संकलन किया, उनकी तिथियों और जन्म के बारे में कुछ बताया, परंतु इसे हम पूरी तरह इतिहास का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का अभाव है। एक एक कवि की सभी रचनाएं संकलित नहीं हैं। फिर भी इस विद्वान ने भारत के बहुत से कवियों का संकलन किया और आगे के लिए जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए उनके लिए कुछ हद तक एक आधार बना। इसलिए हम गार्सा द तासी के प्रयास को हम ठीक कह सकते हैं, और पर इसमें बहुत अधिक सुधार की गुंजाइश थी। इसलिए ये प्रयास फिर आगे जारी रहा और जो अगले जो विद्वान जिन्होंने लिखा, शिव सिंह सेंगर का नाम आता है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। सन 1883 ईस्वी में उनकी ये रचना सामने आई। ये गार्सा द तासी के इतिहास से मिलती जुलती रचना थी। इसमें भी अनेक प्रकार की खामियां थी। कई कवियों की जो घटनाएं थी, उनके जो जन्म तिथियाँ थी, उन सब का आपस में इतिहास से कोई मेल नहीं खाता था। इसलिए इसके प्रयास भी अधूरे ही कहे जा सकते हैं। और इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक विदेशी विद्वान सर जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। इस इतिहास में 952 कवियों का काव्य संग्रह एवं परिचय दिया गया था, जो कि सन 1889 ईस्वी में लिखा गया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन का प्रयास बहुत ही सराहनीय माना जाता था और एक हिंदुस्तान में एक लोगों के कवियों के लिए और आलोचकों के लिए एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित किया। फिर भी इसमें भी जो पूर्ववत
विद्वानों ने जो कमियां रखी थी उस प्रकार की कमियां इनके इतिहास में भी देखने को मिलती हैं। इन्हीं के आधार पर बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला नाम से सन 1919 ईस्वी में एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की। अगला जो महत्वपूर्ण प्रयास अगर माना जाता है वह है मिस्र बंधुओं का। उन्होंने सन 1913 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की, जिन्होंने पहली बार प्रवृत्तियों के आधार पर और स्थितियों के आधार पर काल विभाजन किया। काल विभाजन करके उनको समय में बांटा और उन प्रवृत्तियों का स्पष्टीकरण किया कि उन्होंने इस युग का नाम ये क्यों रखा है। पहली बार मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया प्रयास काफ़ी सराहनीय कहा जा सकता है, जिसने आगे जाकर के अनेक आलोचकों के लिए आधारभूत ढांचे का काम किया। और इसके बाद में जो सबसे अच्छा और सुंदर प्रयास किसी का रहा तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 ईस्वी में लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पहली बार ग्रंथों का संकलन किया। आदिकाल के जो प्रमुख रासो काव्य परंपरा है उनका उल्लेख किया, उन ग्रंथों के नामों का संकलन किया। बहुत सी साहित्यिक ऐतिहासिक सामग्री खोजी गई, उसका विवेचन किया और पहली बार काल विभाजन एक वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया। और उनका जो समय का विभाजन है वो भी बहुत सुंदर तरीके से किया। इनका ये प्रयास निसंदेह ही हिंदी साहित्य के इतिहास में आज भी अमिट है। आज भी इनके द्वारा लिखे गए इतिहास को महत्वपूर्ण समझा जाता है। और क्षेत्रीय के इलाके के विद्यार्थियों के लिए ये बड़े गौरव की बात होगी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उनके पास इसके प्रकाशन के लिए पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय के राजा की बहन ने आर्थिक मदद देकर के इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन कराने में सहायता की। और इसलिए यह क्षेत्रीय के इलाकों के क्षेत्रीय के क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि पहली बार जो सबसे अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसमें क्षेत्रीय के लोगों का योगदान भी है। खैर धीरे धीरे और नई नई चीज़ें सामने आई, नई रचनाएँ आई और वो जुड़ती गई। और इस आधार पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सन 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसे पहले माना है। ये बहुत पहले चले गए हैं, जिनमें जैन और बौद्ध कवियों की रचनाएं भी शामिल की गई हैं। अपभ्रंश काव्य भी इनमें आ गया है। हिंदी के शुरुआती जो दौर थे, शुरुआती शताब्दियाँ थी, उन रचनाओं को आचार्य इसमें रामकुमार वर्मा जी ने शामिल किया है। कुछ शुरुआत के दो काल विभाजन अपने हिसाब से करके बाद में कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही मान्यताओं का इन्होंने समर्थन किया है और कुछ नए तरीके से इन्होंने अपने दिमाग से, अपने शोध से इन्होंने कुछ नई चीज़ें खोज करके हिंदी साहित्य के इतिहास को समृद्ध किया है। अगले जो विद्वान हैं डॉक्टर हरिहर प्रसाद, डॉक्टर पंडित मोतीलाल मेहनारिया जी, जिन्होंने राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा सन 1939 ईस्वी में लिखी, पर चूँकि इसमें राजस्थानी साहित्य के बारे में ही विस्तृत विवरण दिया गया है, हिंदी साहित्य के समस्त साहित्य का विवरण इसमें देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इनका प्रयास सराहनीय कहा जा सकता है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास में कुछ किसी कारणवश जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को पूर्ति करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में कबीर, मीरा, इस तरह के जो कवि हैं इनको छुटपुट कवियों में डाल दिया था, इनको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कबीर के काव्य में कोई सौंदर्य नहीं है, कबीर के काव्य में कोई छंद शास्त्र नहीं है, कोई नियम नहीं है।
इनकी भाषा कोई विशेष भाषा नहीं है, ऐसे कह करके कुछ इस प्रकार के कवियों को फुटकर खाते में डाल करके इतिश्री की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली बार इन कवियों को ठीक से समझा और हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस दृष्टि से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर अगले जो विद्वान हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासनिक, आधुनिक हिंदी साहित्य इन्होंने 1941 ईस्वी में लिखा और इस प्रकार के प्रयास आगे जारी रहे। अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास समय समय पर लिखा, पर इन सब ने ज़्यादातर विद्वानों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद वर्मा और के सिद्धांतों का ही और वर्गीकरण को आधार मान करके ही अपनी बातें कही हैं। अगले जो कवि हैं विद्वान हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 ईस्वी में लिखा और डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया। लगभग 12 विद्वानों को साथ लेकर के उनके सहयोग से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए डॉक्टर नगेंद्र का, गणपति चंद्र गुप्त का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य का जो इतिहास है बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग कर सकता है। इसलिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो इन इतिहासों को पढ़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विवरण को लेते हैं कि किस अभी तक तो जो बताया है मैंने उन विद्वानों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम मैंने आपको बताए हैं। अब देखते हैं विस्तार से इन विद्वानों ने हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार किया, कौन कौन से नाम रखे, किस किस काल विभाजन का समय क्या रखा। तो सबसे पहले जो उपयोगी है वो मिश्र बंधुओं द्वारा प्रस्तुत मिश्र बंधु विनोद साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें उन्होंने काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार किया है। पहला है पूर्व प्रारंभिक काल, जो संवत 700 से लेकर 1343 ईस्वी तक माना है। दूसरा है उत्तर प्रारंभिक काल, संवत 1344 से 1444 तक माना है। तीसरा है पूर्व माध्यमिक काल, संवत 1445 से 1560 तक माना है। चौथा है प्रौढ़ माध्यमिक काल, संवत 1561 से लेकर 1690 तक। पांचवा है पूर्व अलंकृत काल, संवत 1691 से लेकर 1789 तक। और बीच में छठे नंबर पर होने के अज्ञात काल नाम दिया है, जिन कवियों की रचनाओं के बारे में और उनके समय के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, पर उनकी रचनाएं उनके कुछ हिस्से उनको मिले, इस आधार पर उन्होंने अज्ञात काल नाम दिया है, जो कि उत्तर अलंकृत काल एवं परिवर्तन काल से पूर्व के बीच में उन्होंने रखा है। सातवां जो काल उन्होंने विभाजन किया है वो परिवर्तन काल रखा है, जिसका समय है संवत 1890 से 1925 तक। और अंतिम और आठवां जो उन्होंने काल विभाजन का नाम रखा है वर्तमान काल, जिसे आधुनिक काल भी कहा जाता है, संवत 1926 ईस्वी से अब तक, यानी जो रचनाएं आ रही हैं उनको इसमें शामिल किया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने बहुत विस्तृत रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने की कोशिश की है, अलग अलग तरीके से उसका वर्गीकरण किया है। फिर भी इनके वर्गीकरण में बहुत सी कमियां देखने को मिलती हैं। इन्होंने जो नामकरण किया है वो कहीं तो प्रवृत्ति के आधार पर किया है, कहीं समय के आधार पर किया है, और इसलिए इनके द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन के द्वारा सभी कवियों की रचनाओं को ठीक से समझा जाना थोड़ा मुश्किल है। और इसलिए फिर भी इनका जो प्रयास है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर है। अगला जो जिसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास माना गया है, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को ज़्यादा पीछे न ले जाते हुए संवत 1050 से आरंभ किया है, और उस काल को उन्होंने वीर गाथा काल माना है, क्योंकि साहित्य में उस टाइम वीर गाथाएँ अधिक हैं। उन्होंने जिन काव्य ग्रंथों का हवाला दिया है वीर गाथा काल के लिए, वो ज़्यादातर वीर का रस से ओत प्रोत हैं,
इसलिए उन्होंने देखा कि समस्त काव्यों में वीरता की बात अधिक की गई है, इसलिए उन्होंने उस प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके उस काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया है। क्योंकि उस समय के राजा लोग हमेशा लड़ाई में व्यस्त रहते थे। चारण और भाट जो कवि थे, उन राजाओं को बढ़ावा देने के लिए, उन राजाओं के यश और कीर्ति की प्रशंसा करने के लिए वो हमेशा वीरतापूर्ण रचनाएं रचते थे और युद्ध के मैदान में जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाते थे। इसलिए कवि ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1050 से लेकर 1375 तक के काल को वीर गाथा काल नाम रखा है। दूसरा काल जो है भक्ति काल है, संवत 1375 से 1700 तक, क्योंकि इस काल में भक्ति से संबंधित अनेक प्रकार की रचनाएं सामने आई। अनेक संत और भक्त कवि समाज में अपने उपदेशों के द्वारा और अपने वाणियों के द्वारा समाज को एक नवीन दिशा दे रहे थे। अलग अलग संप्रदायों के बहुत अच्छे संत महात्मा लोगों को समझाने के लिए लगे थे। चारों ओर भक्ति की गंगा बह रही थी, इसलिए इस युग की प्रवृत्ति को ध्यान में रख करके रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे भक्ति काल का नाम दिया। और भक्ति काल के बाद में जो तीसरा काल आता है, रीति काल नाम दिया। रीति काल साहित्यिक शब्द है, रीति शब्द, इसलिए साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर ही इसका नाम रखा है कि क्योंकि इस काल में आकर के धीरे धीरे भक्ति भावना लुप्त होती चली गई, लोगों में श्रृंगार रस की भावना बढ़ती चली गई, लोगों में दिखावा की प्रवृत्ति बढ़ गई, भक्ति अधिक समय तक टिकाऊ नहीं रह सकी, क्योंकि वो संत महात्मा जिनके कारण भक्ति काल चला था वे शरीर छोड़कर चले गए। उनके बाद में जो उनके अनुयायी आए उन्होंने उस प्रकार की साधना नहीं की, उस प्रकार का प्रेम उनमें नहीं था, इसलिए उन्होंने उस भक्ति को धीरे धीरे करके श्रृंगार का माध्यम बना लिया और भक्ति काल श्रृंगार की तरफ मुड़ गया। इसलिए इसे रीति काल नाम दिया, क्योंकि इस युग में इस प्रकार के कवि अधिक हुए हैं जिन्होंने संस्कृत की रीति का पालन किया है। रीति का मतलब संस्कृत में इस प्रकार के जो लक्षण संस्कृत में लिखे गए ऐसे ग्रंथ जो काव्य शास्त्र के मापदंडों के आधार पर लिखे गए हैं, और उस रीति का पालन हिंदी साहित्य में आकर के रीति काल में हुआ। रीति काल के कवियों ने सभी रीतियों का पालन तो नहीं किया, फिर भी उन ग्रंथों के आधार बना करके लक्षण ग्रंथों की रचना की, इसलिए कवि ने उस काल को रीति काल कहा है। और ये संवत 1700 लेकर 1900 तक इसका समय विभाजन किया है कवि ने। और धीरे धीरे रीति काल के बाद में जैसे जैसे आज़ादी का आंदोलन बढ़ा, हिंदी को बढ़ावा देने की बात चली, हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा बनाने की बात चली, तो उस समय हिंदी प्रेमियों में एक विशेष प्रेम जगा। तो और विदेशी लोगों के संपर्क में आने से हिंदी साहित्य में भी अनेक प्रकार की विधाओं का आगमन हुआ। और इसी विधाओं, क्योंकि पहली बार गद्य विधाएं हिंदी साहित्य में देखने को मिली, नई नई विधाएं आई, इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने उन विधाओं से प्रभावित होकर अंतिम काल को गद्य काल कहा है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल कहा है, और भी अनेक कवियों ने उसे आधुनिक काल कहा है, परंतु रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे गद्य काल कह करके उसकी विवेचना की है, जो संवत 1900 से लेकर अब तो वर्तमान तक उसे माना गया है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए मिश्र बंधुओं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा काल विभाजन और उनकी मुख्य विशेषताओं को मैंने आज इस YouTube वीडियो में प्रस्तुत किया है। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा और इसकी अगली कड़ी में और अन्य जो कवियों ने प्रयास किए हैं उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, क्या खास बातें हैं, क्या कमियां रह गई, उनकी विशेषताएं और उनकी आलोचनाओं के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। और आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।